हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था, जो आर्टिकल 5 से 11 तक था। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स जिन्हें मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है और यूएस में इसको बिल ऑफ राइट्स के नेम से जाना जाता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर गिवन है? हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 गिवन है। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए होते हैं, एक डिग्निफाइड मैनर में एग्जिस्टेंस में होते हैं, जो वो हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को क्या कर सकें, सिक्योर कर सकते हैं। फिर आता है अगर फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारी जो भी स्टेट की अनलिमिटेड पावर्स को चेक करते हैं कि जो स्टेट को पावर्स मिली हैं वो उनका मिसयूज तो नहीं कर रही हैं। इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट मिलते हैं? वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। तो हम जो भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वो सब स्टेट के अगेंस्ट है, एक्सेप्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी है, जिसे आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी एनफोर्स कर सकते हो। बाकी रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं वो किसके लिए हैं? वो स्टेट के अगेंस्ट हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। नेक्स्ट कम पॉइंट, नॉट एब्सोल्यूट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब क्या होता है कि इन्हें जैसे दिया हुआ बिल्कुल एज इट इज हर बार इनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। इट मीन्स अगर आपको फंडामेंटल राइट दिया है तो उसके साथ में लिमिटेशन भी अप्लाई कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट उसी के साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में गिवन है। क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, आप डिफेम करोगे या स्टेट की सिक्योरिटी को इफेक्ट करोगे। तो इसीलिए ही फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है नॉट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट कम इस पॉइंट, सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड भी किया जा सकता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और भी इमरजेंसी तो मेनली 2 आर्टिकल्स हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये जो हैं हमेशा से गिवन होंगे। तो ये प्री में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 आर्टिकल है जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अब हम देखें ओरिजिनली अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो थे फंडामेंटल राइट्स 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट, बट एट प्रेजेंट हमारे पास अब कितने राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जो हमारा 7 जो एक और आर्टिकल है जिसको डिलीट कर दिया है वो 44th अमेंडमेंट 1978 से डिलीट करा है। तो एक और प्री का क्वेश्चन आ गया कि कौन से अमेंडमेंट से जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट कर दिया गया है? वो है 44th अमेंडमेंट 1978। और कहाँ से डिलीट करा है वो? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F से एंड आर्टिकल 31 से उसको डिलीट करके उसे 300 में क्या कर दिया गया है? ऐड ऑन कर दिया गया है, जो कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट बन गया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन सा राइट है? वो फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है? तो वो हमारा लीगल राइट है। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया है? डिलीट, ओमिट कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से कर दिया है? 44th अमेंडमेंट 1978 से कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 12 में जो हमें डेफिनेशन गिवन है, डेफिनेशन स्टेट की गिवन है। यही सेम डेफिनेशन और कहाँ अप्लाई होती है? आर्टिकल 36 में भी अप्लाई होगी यही सेम डेफिनेशन। पर जो ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशन है ये तो कहाँ के लिए? पार्ट
3rd के लिए है, और जो 36 की डेफिनेशन है ये पार्ट 4th के लिए। अब आता है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने स्टेट की ही डेफिनेशन क्यों पढ़ी? हम सीधा फंडामेंटल राइट्स पढ़ सकते थे, बाद में भी आ सकती थी स्टेट की डेफिनेशन। तो ऐसा इसीलिए अभी हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट मिलते हैं? वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। तो हमें पता तो होना चाहिए कि उस स्टेट में क्या क्या आएगा, हम किसके अगेंस्ट उसको एनफोर्स करा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंटर के रिगार्ड में कि यहाँ पे जो स्टेट है, चाहे वो लेजिस्लेचर बॉडी हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, सेंटर लेवल पर ऐसी स्टेट लेवल पर सिंपल है, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो और लेजिस्लेचर बॉडी हो। देन लोकल बॉडी, लोकल बॉडीज में आता है नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, टाउन एरिया है, LMC है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये सारी लोकल बॉडीज में आता है। तो ये तो तीनों बहुत सिंपल हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज के ऊपर काफी केस लॉज आए, तो उन केस लॉज को देखेंगे। अब सबसे पहला आता है अदर अथॉरिटी में सबसे पहला पॉइंट आया था, क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है? तो जो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1953 सबसे पहला केस ये आया जिसके अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है। तो इसमें काफी रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन करके कहा यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है, वो नहीं इंक्लूड करेगी नेचुरल ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन को। इसमें एक प्रिंसिपल आया था इजुजडम जेनरिस का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि इजुजडम जेनरिस का जो प्रिंसिपल आया था उससे यही कहा गया था कि वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट सुप्रीम है वही स्टेट होगी, उसके सेम काइंड की होनी चाहिए, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट कम उज्जमबाई वर्सेस स्टेट 1962। इसके आपको ईयर्स भी याद रखने होंगे 19, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है, प्री में आता है मेनली जुडिशरी पर्पस में। क्लैट में इतना डीप में अगर हम देखें, जो क्लैट अगर BLLB का आप दे रहे हैं तो उसमें केस लॉज नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्ट आर्टिकल या इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 जिसमें 5 जजेस की बेंच थी, उसमें कहा गया था, उसमें इस फ्रेज का इंटरप्रिटेशन निकाला गया था कि इजुजडम जेनरिस को हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, लिबरल इंटरप्रिटेशन करके कहा कि इजुजडम जेनरिस का प्रिंसिपल रिजेक्ट करते हुए कि हम इसे नहीं अप्लाई कर सकते, वो बॉडी भी आएंगी जो क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं अंडर दी गवर्नमेंट। तो ये 2 केस लॉज आए थे, ठीक है। नेक्स्ट कम राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। इस केस में भी यही कंसिडर करा गया था कि अगर कोई भी बॉडी आपको देखनी है कि अदर अथॉरिटीज़ में आएगी या नहीं आएगी, तो आपको देखना है कि वो कैसे इस्टेब्लिश हुई है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है और बाय स्टैट्यूट इस्टेब्लिश हुई है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन मीन्स वो अदर अथॉरिटीज़ में इंक्लूड होगी और वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस आया था सुखदेव वर्सेस भगत राम। जस्टिस मैथ्यू थे, उन्होंने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिसीजन को अपहेल्ड करा और अपने जजमेंट में कहा कि ये जो सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ONGC है, LIC है, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में मीन्स ये अदर अथॉरिटीज में आएंगी और ये स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट केस इज RD शेट्टी, ये शॉर्ट में भी आता है रामनाथ दयाराम शेट्टी, RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979। इसमें जस्टिस PN भगवती थे और इसमें एक नई टर्म अराइज हुई थी, इंस्ट्रूमेंटलिटी। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, इंस्ट्रूमेंटलिटी की टर्म अराइज हुई थी। इसमें कहा था अगर कोई भी एजेंसी जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके लिए काम कर रही है, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट कम अजय हासिया वर्सेस खालिद हाजिब। इस केस में कहा गया था, क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर सोसाइटी है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो इस केस में ये कहा गया कि सुखदेव केस का ही रेफरेंस दिया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी है और जो एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट है, इंस्ट्रूमेंटलिटी मैंने भी आपको बताया कि जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
मीन्स एक तरीके का माउथ पीस है वो गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे यही कहा गया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी है और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट है ये लिमिटेड नहीं है कॉरपोरेशन में जो कि सिर्फ स्टैट्यूट ने ही करी है, और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंक्लूड होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है, डेफिनेशन में आएगी स्टेट की। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जुडिशरी स्टेट है, या कोर्ट वही हो गया जुडिशरी, क्या जुडिशरी स्टेट में आती है या नहीं आती है। तो जुडिशरी की अगर हम बात करें, सबसे पहले केस आया था नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1967। इसमें कहा गया था कि नहीं, हाई कोर्ट स्टेट नहीं है, ठीक है। देन कम्स AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इस केस में 1988 में ये कहा गया कि हम दो में डिवाइड करते हैं फंक्शंस को उसके जुडिशरी के। अगर वो दो फंक्शंस कौन से, एक हो गया जुडिशियल फंक्शन और एक हो गया नॉन जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। अगर स्टेट जुडिशियल फंक्शन, मतलब अगर कोर्ट जो है हमारी जुडिशरी जो है जुडिशियल फंक्शन कर रही है, मीन्स जजमेंट दे रही है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इसका मतलब जहां जुडिशियल फंक्शन होगा वहां पे नॉट आ स्टेट, पर जहां पे नॉन जुडिशियल फंक्शन करती है, नॉन जुडिशियल फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, लाइक वो अगर कोई लॉ बना रही है, तो वो क्या नॉन जुडिशियल फंक्शन में क्या है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेश्चंस कवर अप होते हैं, क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के बारे में। थर्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो अगर हम देखें कि जो टेस्ट, कौन सा टेस्ट है जो ये डिसाइड करते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे नहीं आएंगे, तो सबसे पहले आपको इसे ध्यान रखना है कि इसे कौन एस्टेब्लिश कर रहा है। अगर वो एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या थ्रू स्टैट्यूट्स के थ्रू ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लाइक UPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारा, कैग है, वो सब क्या है इस डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट इज थ्रू स्टैट्यूट्स मतलब जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, यूपी बोर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, तो वो इस डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट टेस्ट इज जो गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंस किए जाएंगे। थर्ड टेस्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी कि जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करेंगे। फोर्थ टेस्ट इज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो। एंड द लास्ट टेस्ट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर। होप सो आपको ये क्लियर होगा आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू।